हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITI स्टडी चैनल। आज की क्लास में ITI सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन में मैं आपको निम्मी के असाइनमेंट को सॉल्व करा रही थी, उसका मॉड्यूल फर्स्ट आपको पहले मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसका 21वां क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड किया जाता है। तो आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड करने का कारण होता है भंवर धारा हानि को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डी। और यदि हिस्टेरिसिस हानि को कम करना होता है तो उसमें सिलिकॉन की मात्रा को मिला दिया जाता है। किसमें? सिलिकॉन की मात्रा को मिलाने से हिस्टेरिसिस हानि को कम किया जाता है और आर्मेचर की जो कोर होती है उसको लैमिनेटेड करने से भंवर धारा हानि होती है वह कम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत ही कम क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है आपको, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा या अवशिष्ट चुंबकत्व को बचाने के या प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और आर्मेचर होता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। देखो अब इसको हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घुमावदार क्या होता है, तो इसको आप इंग्लिश में देखो। वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। इससे आपको पता चलेगा कि घुमावदार का मतलब क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो डीसी जनरेटर होता है, जो बड़ा डीसी जनरेटर होता है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका क्या उत्तर होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अपन क्यों लगाते हैं डीसी जनरेटर के अंदर। तो इसका हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को निरस्त करने के लिए या बेअसर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी। आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर द डीसी जनरेटर फॉल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर में वोल्टेज के निर्माण करने में उसके विफल होने का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, यानी फील्ड रेजिस्टेंस इज अबाउट क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 26, डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। इसको आप इंग्लिश में देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ ए डीसी जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज ए कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। यदि उसकी जो फील्ड है आर्मेचर के समानांतर में जुड़ी हुई है डीसी जनरेटर के अंदर, तो उस डीसी जनरेटर का नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में हमेशा क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के समानांतर क्रम में लगी हुई होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन ए डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में पोल शू को क्यों उपयोग में लेते हैं या इसका कार्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। इसके हिसाब से एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। क्वेश्चन नंबर 28, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। अब देखो, एक तो होती है आपकी स्लिप रिंग और एक होती है स्प्लिट रिंग। जब स्लिप रिंग लगाई जाती है तो हमेशा आउटपुट के रूप में आपको एसी मिलता है, और यदि स्प्लिट रिंग लगाई जाती है तो हमेशा आउटपुट के रूप में आपको डीसी मिलेगा। चाहे स्प्लिट रिंग कहो चाहे कम्यूटेटर कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें आपको देखो स्प्लिट रिंग आ गया है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। देखो इसका ऑप्शन है आपका निरंतर, ऑप्शन ए निरंतर वोल्टेज को बनाए रखना, धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करना, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाता है। तो देखो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, ये हमेशा आउटपुट के रूप में आपको क्या करता है, डीसी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बी ऑप्शन हो जाएगा, कलेक्ट द करंट इनडायरेक्शनली, यानी धारा को क्या करता है, ये धारा को हमेशा एक ही दिशा में इकट्ठा करता है। जो डीसी होती है वो हमेशा धारा की दिशा क्या होती है, एक दिशा में होती है, परंतु जो एसी होती है उसका मान क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर हो उसमें हमेशा कार्बन ब्रश को बनाने के लिए किसका प्रयोग, जैसे नाम से ब्रश है तो ब्रश कौन सा हो जाएगा, कार्बन और ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन और ग्रेफाइट होता है, इनके द्वारा जनरेटर में ब्रश को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या कह रहा है, क्यों डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त क्यों हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, हमेशा क्या होती है, जो रोटेशन की दिशा होती है वह क्या होती है, अक्सर बदलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 एक डीसी जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। यानी कोई भी एक डीसी जनरेटर होगा उसमें योक और जो पोल होता है उसके माध्यम से एक चुंबकीय सर्किट होता है, उसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर कोर के द्वारा। तो 31 का आपके जो आंसर है वह बी हो जाएगा, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज इफ द लोड इंक्रीजेज इन डीसी शंट जनरेटर। क्या होगा, डीसी शंट जनरेटर में लोड को बढ़ाने पर इसके टर्मिनल वोल्टेज का मान कम क्यों हो जाता है। तो आप इसके ऑप्शन देखें, क्या दे रखे हैं इनके ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 32 क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण, आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है उसके कारण यह हो जाता है, वह कम हो जाता है इसके वोल्टेज का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देखो अब इसमें आपको डीसी जनरेटर का प्रकार पूछ लिया है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए किस प्रकार की लंबी दूरी की वितरण लाइनों में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संचयी यौगिक जनरेटर, यानी क्यूम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि डीसी जनरेटर मैंने आपको क्लासिफिकेशन पता है कि जो सीरीज शंट और कंपाउंड होता है, कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार का होता है, एक तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी कितने प्रकार का बताया था मैंने, ओवर, फ्लैट, लेवल प्रकार के। आप इस डीसी जनरेटर के जो मैंने आपके क्लास में डीसी जनरेटर की जो मैंने आपको वीडियो डाली है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के इनके सारे वीडियो को देखो, इसमें आपको आंसर जो इनके क्वेश्चंस में आपको अभी सॉल्व कर रही हूँ उनके आंसर भी आपको उसी वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबी दूरी के वितरण के लिए हमेशा
संचयी यौगिक जनरेटर यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर कार्य करता है या काम करता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, पृथक से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? देखो इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जिसे विभेदक यौगिक जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? अब देखो आर्मेचर के ऊपर 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग को अपन हिंदी में तरंग वाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें आपको तरंग वाइंडिंग की विशेषता पूछी है, तो तरंग वाइंडिंग होती है हमेशा निम्न धारा और उच्च वोल्टेज के ऊपर इसको कार्य में लिया जाता है या वहाँ पर लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका 37वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, लो करंट और हाई वोल्टेज, निम्न धारा और उच्च वोल्टेज। आप देखो इसके अंदर आपको उच्च धारा और निम्न वोल्टेज भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि धारा का मान कम होगा और वोल्टेज का मान इसमें क्या होगा? अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें वेव वाइंडिंग का पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 38, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य होता है? ये आपको एक डायग्राम बताया हुआ है। एक तो कम्यूटेशन क्या होता है कि जब कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइल, वापस बताती हूँ कि इसमें कम्यूटेशन क्या होता है कि जब एक कार्बन ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी 2 कॉइल को एक साथ स्पर्श कर लेता है, तो उससे जुड़ी कॉइल क्या हो जाती है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट हुआ उससे पहले, शॉर्ट सर्किट के दौरान और शॉर्ट सर्किट के बाद में जो विद्युत धारा के दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? कम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। तो इसमें आपको ये पूछा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसका करेक्ट आंसर है आपका धारा की दिशा का आसानी से पलटना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपको इसमें जो कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है डी, रोल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य? देखो वापस ये क्वेश्चन आपके रिपीट आया है, जो अभी मैंने पहले आपको बताया है कि स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? एक ही दिशा में क्या करता है? ये आउटपुट बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा? बी, मेक आउटपुट इन ए यूनिक डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, इस कारण से स्प्लिट रिंग को यूज में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 42, डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? वापस क्वेश्चन पढ़ती हूँ, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज होता है वह गतिशील रूप से प्रेरित होता है? यानी जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वह किस प्रकार का होता है? चाहे डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, हमेशा उत्पन्न कौन सा होता है? एसी वोल्टेज ही उत्पन्न होता है। कम्यूटेटर लगा करके उसको आउटपुट के रूप में अपन डीसी प्रदान करते हैं।
तो वो आपका डीसी वोल्टेज डीसी जनरेटर कहलाता है। और यदि आउटपुट के रूप में आपको एसी मिलती है तो वो आपका एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहलाता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका उत्तर देखो सी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसका है वो उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो आप इन जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को आप देखना, और उन क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर भी देखना, आपको ये क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। तो जो भी अपने जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनको आपको छोड़ना नहीं है, हमको आपको अच्छी तरह से उनको भी अटेंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फिक्स द की वे। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डीसी में इसका करेक्ट आंसर है आपका कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है या इसका क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा कास्ट स्टील। कास्ट स्टील को हिंदी में बोलते हैं ढलवा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्यों पोल कोर स्टेपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। और पोल को स्टेपिंग डीसी जनरेटर में पटलित क्यों करते हैं, ये भी आपका वापस रिपीट क्वेश्चन है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसमें हमेशा डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए, शंट जनरेटर। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। वापस देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो विचुंबकीकरण के प्रभाव को बेअसर या निरस्त करने के लिए हमेशा डीसी जनरेटर में एक अतिरिक्त वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। विचुंबकीकरण के प्रभाव को बेअसर कर देता है या उसको निरस्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। वापस ये देखो क्वेश्चन इसमें आपके रिपीट हो रहे हैं, तो वापस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं अपन। इसमें देखो क्वेश्चन 49 का इसमें उत्तर हो जाएगा, 49 क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाए डीसी जनरेटर में वोल्टेज को बनाने में विफल रहता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखो इसमें तो 3-4 क्वेश्चन है वापस वो इसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर बी है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अभी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेट इन 4 पोल डीसी जनरेटर विद द सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर्स इन
and drive at speed of 1500 rpm and the flux पर पोल इज 0.007 वेबर। वापस देखो, एक सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल का डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल का मान दे रखा है 0.007 वेबर। तो उत्पादित ईएमएफ की आपको क्या करना है, गणना करना है। ये देखो, मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया इस टाइप के कि ईएमएफ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वापस इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको सॉल्व। अब देखो, इसके अंदर आपको पोल का मान कितना दे रखा है। पहले तो इसमें पी का मान आपको कितना दिया हुआ है, 4। और देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड, यानी इसके ऊपर आर्मेचर के ऊपर किस प्रकार की वाइंडिंग कर रखी है, वेव वाइंडिंग कर रखी है। और वेव वाइंडिंग के अंदर मैंने आपको बताया है कि ए का मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 2 होता है। और इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन में कितने चालकों की संख्या कितनी दे रखी है, कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब चालक। तो जेड का मान कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जेड बराबर 1020 दिया हुआ है आपको। और इसमें स्पीड का मान कितनी दे रखी है कि आर्मेचर रोटेट हो रहा है, वह कितनी स्पीड से हो रहा है। तो एन का मान कितना दिया हुआ है आपको, 1500 आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसके बाद में फ्लक्स का मान क्या दे रखा है आपको, फ्लक्स का मान मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसमें फ्लक्स का मान आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 0.007। कितना दे रखा है, 0.007। और इसकी यूनिट क्या दे रखी है आपको, वेबर। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन को फॉर्मूला क्या होता है, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी बटे 60 इंटू ए। अब जो आपको वैल्यू दी हुई है सब इस फॉर्मूले के अंदर, इसके मान को आप लगा लो। क्योंकि देखो, अब ये ऑनलाइन मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा पेन के चलने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, परंतु जो बोल रही हूँ उसको आप ढंग से सुनो। फाई का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आप उसको रख दो। फाई का मान आपको दे रखा है 0.007 में गुणा आपको मल्टीप्लाई करना है। इनके बीच में कोई निशान नहीं, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इनको आपस में गुणा करना है। जेड का मान कितना दे रखा है आपको, 1020 दे रखा है। मल्टीप्लाई फिर किसको करना है आपको, एन। एन का मान कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1500 आरपीएम। इनटू क्या करना है वापस आपको, पी। पी का मान कितना दे रखा है आपको, 4। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 60 इंटू 2 इसलिए आया है क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है, वेव वाउंड दे रखा है। तो अब आगे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर जो इसका मान आएगा वो आपके आ जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा 357 वोल्ट। आप इसको आप कैलकुलेट करके आप देखना किसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब देखते हैं, अब इसको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसके अंदर वापस इसमें p का मान कितना दे रखा है आपके, p बराबर 4 दे रखा है। n का मान कितना दिया हुआ है आपके, 1000 आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट। जेड का मान कितना दे रखा है इसके अंदर, 600। चालकों की संख्या कितनी दे रखी है, 600। और फाई का मान आपको दिया हुआ है 0.064। क्या दे रखा है, 0.064। अब देखो, इसके अंदर आर्मेचर के ऊपर लैप वाउंड कर रखी है। तो हमेशा जब भी लैप वाउंड होता है, वापस इसमें लिख रही हूँ आपको, लैप वाउंड जनरेटर होगा आर्मेचर के ऊपर, यदि लैप वाउंड दे रखा होगा तो इसमें ए का मान होता है वो हमेशा पी के बराबर हो जाएगा। यानी जो ए का मान होगा, पी क्या दे रखा है आपको, 4। तो जहाँ पर भी ए है उसके स्थान पर आपको पी लिखना है। अब इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं।
फॉर्मूला E बराबर वापस वही 5ZNP/60 इंटू A। तो इसको सॉल्व करते हैं। फाई का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वापस 0.064 मल्टीप्लाई Z का मान कितना दे रखा है आपको 600 इंटू N का मान कितना दिया हुआ है आपको 1000 इंटू P का मान 4 बटा क्या करना है आपको, इन सबको एक साथ चलेगा क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस है नहीं, इस कारण से मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो 1000 और बटे में क्या हो जाएगा 60 इंटू A की जगह हमेशा ये लैप बाउंड दे रखा है, तो इसमें A की जगह क्या आ जाएगा आपका P की वैल्यू, A बराबर P होता है तो 4। इसको सॉल्व करने पर इसका उत्तर आता है 640 वोल्ट। क्या आएगा 640 वोल्ट। तो अब इसका जो आंसर होगा 640, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर क्या हो जाएगा 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 55। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। डीसी जनरेटर में ब्रश पर भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। फील्ड वाइंडिंग में, इसके ऑप्शन देख लो, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है, या ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका करेक्ट आंसर है सी। एमएनए और जीएनए की जो स्थिति है वह बदल गई है। एमएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जीएनए की जो फुल फॉर्म होगी वो होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के निमी के जो असाइनमेंट है उसके मॉड्यूल फर्स्ट का जो 56 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर, वो मॉड्यूल फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका मॉड्यूल सेकेंड है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन है आपके आईटीआई में जो एग्ज़ाम होंगे फाइनल ईयर के, या उसके अलावा कोई भी आप आईटीआई से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड में जो कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।